सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य एक 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग। रक्षा में आत्मनिर्भरता भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को विकसित किया है। निर्यात में हाल ही में सफलताओं से प्रेरित होकर भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निर्यात सहित बाजार तक पहुंच के साथ साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक भारत को रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है। देश को रक्षा उत्पादन का गढ़ बनाने की दिशा में सरकार ने पिछले कुछ सालों में कदम उठाए हैं। अब तक सरकार की 3 सूचियां जारी की है, जिसने ब्यौरा दिया गया कि किन रक्षा सामग्रियों में आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहली सूची अगस्त 2020 में जारी हुई। इसमें सरकार ने 2024 तक 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया। इसमें वाहक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम शामिल हैं। मई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें 108 हथियारों और विभिन्न रक्षा प्रणालियों शामिल हैं। इनमें अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2021 को 351 उप प्रणाली और घटकों कंपोनेंट की एक तीसरी सूची की घोषणा की, जिन्हें अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली विभिन्न समय सीमा के तहत आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पिछले 16 महीनों में मंत्रालय द्वारा जारी की गई तीसरी सूची है। यह कदम भारत की सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने में सरकार के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में उठाया जा रहा है। मंत्रालय ने 2500 वस्तुओं की भी एक सूची जारी की है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे पहले ही स्वदेशी हो चुकी है। मई 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को FDI की यहाँ पे मिटा हुआ है सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इससे स्वदेशी कंपनियों में विदेशी निवेश का रास्ता खुला और रक्षा उपकरणों का ज़्यादा मात्रा में देशों में हो रही उत्पादन की भी राह खुली है। एक रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्ष में रक्षा निर्माण में 25 अरब डॉलर 1.75 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसने 5 अरब डॉलर 35,000 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है। अगला टॉपिक है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत नामक पठन अभियान की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट है, पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। कब किया? जनवरी 2022 में 1 तारीख को, जिसका समापन 10 अप्रैल 2022 को हुआ है। 1 से 10 के बीच में चला ये अभियान पढ़े भारत। विदित हो कि यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। यह अभियान रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली के साथ साथ लिखित और मौखिक रूपों की क्षमता को विकसित करेगा। इस अभियान के तहत बाल वाटिका में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल किया जाएगा।
100 दिनों के इस अभियान के तहत प्रति सप्ताह प्रति समूह एक गतिविधि तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य पठन को सुखद बनाना और पढ़ने के आनंद के साथ आजीवन जुड़ाव बनाना है। गौरतलब है कि यह अभियान मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं जैसी भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस लक्ष्य के अनुरूप अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो 21 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके इस दिन को कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। मंत्रालय ने इस पठन अभियान के साथ साथ गतिविधियों के आयु उपयुक्त साप्ताहिक कैलेंडर पर एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किया है। दिमाग में इतना बना के रखिए, पीटी में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? पढ़े भारत अभियान। ठीक है, पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2022 को। कब तक चलेगा? 10 अप्रैल 2022 तक। कितना दिन चलेगा? तो 100 दिन का ये अभियान है। ठीक है, बस। इसके अलावा प्रीलिम्स में कहीं कुछ विशेष क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। बाकी अपने समझदारी को गहराई तक ले जाने के लिए इतनी बात लिखी गई। आगे देखिए, अगला टॉपिक है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट 3.0 किसने लॉन्च किया? याद रखिए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, यहाँ से बन सकता है। इसे भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु: नीट शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीक समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है, ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को 253 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त एडटेक कोर्स कूपन प्रदान किए गए हैं। यह तकनीक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को भारत के साथ साथ विश्व की ज्ञान आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। इस तकनीक में सीखने के परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक अनुकूलित और व्यक्तिगत अनुभव के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करते हैं। ध्यान में रखिए, नीट 3.0 कब शुरू किया गया? जनवरी 2022 में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये किस लिए शुरू किया गया है? तो भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए ये एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है, नीट 3.0। आइए, अगला है नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अफस्पा जो एक्ट है उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कारण रहा है। केंद्र द्वारा नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि नागालैंड इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। आगे देखिए, नागा संगठन अफस्पा पर असहमत है। जो नागा संगठन है, अफस्पा जो अधिनियम है, इस पर असहमत है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को और 6 महीने तक बढ़ाने संबंधी केंद्र के फैसले को अस्वीकार बताते हुए प्रमुख नागा संगठन ने कहा है कि इस कदम का
मकसद नागाओं की आने वाली पीढ़ियों को दबाए रखना है, नागा संगठन का तर्क है। क्या है अफस्पा? अफस्पा को समझिए। अफस्पा सेना को उन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन का व्यापक शक्ति देता है। जो नागा क्षेत्र है, नागालैंड के जो क्षेत्र हैं, अशांत क्षेत्र समझते हुए अफस्पा जो अधिनियम है इसके द्वारा सेना को एक स्वतंत्र शक्ति मिलती है ऑपरेशन करने का। जिन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, इन क्षेत्रों में सैन्य कर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब यदि कुछ सैन्य कार्रवाई होती है तो सेना लोग पर मुकदमा नहीं चल सकता जब तक केंद्र न चाहे। यह है अफस्पा की ताकत। कब लागू होता है अफस्पा? नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच मतभेद के चलते भी किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अभी यह जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में लागू है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अफस्पा किस आधार पर लगाया जाता है? तो नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जातियों और समुदायों के बीच मतभेद के चलते भी किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, और यह अभी जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम क्षेत्र में लागू है। तो अफस्पा को लेकर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में अफस्पा लागू नहीं है या फिर लागू है। तो नाम याद रखिए, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा लागू है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला। ठीक है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR। भारत ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार SPR से 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR, जहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक लग जाएगा, सामरिक लग जाएगा, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि कुछ विशेष रणनीति के तहत वो काम किया जाएगा। तो पेट्रोलियम रिजर्व यानी जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR है, वहाँ से 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह फैसला OPEC प्लस देशों के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले के विरोध में लिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि SPR से 5 मिलियन बैरल तेल निकालने की बात की गई है। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया, किस कारणवश? तो OPEC प्लस देशों के उत्पादन को कम करने के फैसले में विरोध करने के लिए। OPEC जो प्लस देश हैं वो तेल उत्पादन को कम कर रहे थे। आगे देखिए, देशों द्वारा अपने रणनीतिक भंडार से तेल इस्तेमाल करने का कारण। वर्ष 2016 से ही OPEC प्लस समूह के देश रूस के नेतृत्व में 10 अन्य देशों के साथ मिलकर अपने तेल उत्पादन को निर्धारित मात्रा से कम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य तेल की मांग की अपेक्षा आपूर्ति को कम करके तेल की कीमत में वृद्धि लाना है। इसके विरोध में अमेरिका, भारत, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया ने अपने तेल भंडार से ही तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह प्रतिक्रिया तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने का एक साझा प्रयास है। SPR क्या है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या है, इस बात को समझिए। SPR कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव को कम करने हेतु निर्मित किए गए हैं। ठीक है, जब भी तेलों का संकट आए तो SPR का सहारा लिया जाता है। भारत में सामरिक कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं के निर्माण कार्य का प्रबंधन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रबंधन रखरखाव किसके द्वारा किया जा रहा है? ISPRL द्वारा। ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड OIDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। OIDB की सहायक कंपनी। आगे चलिए, रणनीतिक भंडार से निकाले जाने वाले कच्चे तेल को मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचा जाएगा।
ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के माध्यम से तेल भंडारण से जुड़ी है। 1990 की खाड़ी युद्ध ने तेल संकट के खतरे को वास्तविक बना दिया है। संकट की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय भारत के तेल भंडार का मात्र 3 दिनों तक के लिए ही पर्याप्त थे। इस पृष्ठभूमि में भारतीय सरकार ने 1998 में सामरिक पेट्रोलियम भंडार की अवधारणा की शुरुआत की है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार की अवधारणा की शुरुआत कब की गई, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। 1998 में सामरिक SPR की अवधारणा कब से ली गई, कब से शुरू की गई? 1998 में भारत सरकार ने किया है। भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक बृहद तेल आयातक एवं उपभोक्ता होने के नाते अपनी तेल की आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है। विश्व का तीसरा सर्वाधिक बृहद तेल आयातक देश है। उपभोग में तीसरा स्थान है तेल के उपभोग में, और 80% जो तेल है वो आयात करता है। यह SPR की स्थापना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार ने 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन MMT की कुल क्षमता के साथ सामरिक पेट्रोलियम भंडारण SPR सुविधाएं स्थापित की हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 1.33 MMT, मंगलौर कर्नाटक 1.5 MMT। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उड़ीसा के चंडीखोल और कर्नाटक के पाडूर में, उड़ीसा के चंडीखोल में 4 MMT, कर्नाटक के पाडूर में 2.5 MMT में कुल 6.5 MMT की क्षमता की वाणिज्य और सह रणनीतिक इकाइयों के स्थापित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, ओपेक देशों का संदेश क्या है? आपदा, युद्ध आदि के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाते हैं। भारत अन्य देशों के साथ पेट्रो पदार्थों की निकासी कर रहा है ताकि तेल उत्पादक ओपेक देशों पर दबाव बने और वे कीमतें कम करें। पेट्रो पदार्थों के दाम घटेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि तेल के दाम कम हो सकते हैं। ओपेक देशों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, जो कच्चे तेल के दाम में नरमी लाएगी। ठीक है, क्यों दिक्कत आई? ओपेक देशों ने पिछले 6 महीने $86 प्रति बैरल तक दाम बढ़ा दिए थे। जब दुनिया के देशों ने इन्हें धमकियां दी तो कीमत $78 प्रति बैरल तक आई। भारत में रणनीतिक भंडार में 74 दिन इस्तेमाल करने लायक तेल मौजूद हैं। 74 दिन तक SPRL से हम लोग तेल का यूज कर सकते हैं। रिफाइनरी के पास आमतौर पर 60 दिनों का भंडारण रहता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और जबकि उत्पादन में 20वें स्थान पर है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात वाले टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझिए। परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद पढ़िए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं PDF और जो भी मटेरियल है मैं उपलब्ध करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। अभी वीडियो छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि जल्दी से आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।